बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको खुला की ड्राफ्टिंग बताऊंगा कि खुला के सूट को हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि खुला का केस जब हम फाइल करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या कितना टाइम पीरियड लग सकता है, कितनी फ़ीस वगैरह, कितना ख़र्चा आ सकता है, ताकि अगर किसी को ये मस्त प्रॉब्लम है कि कोई खुला लेना चाह रही है क्लाइंट, तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो। पहले हम थोड़ी सी उसको इन्फॉर्मेशन दे के तो उसके बाद हम जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी लड़की जहाँ भी रह रही है, कोई औरत खातून है, जिस शहर में रह रही है वहाँ पे वो केस फाइल कर सकती है। तो दूसरा जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स उसको क्या क्या चाहिए होंगे, उसका वैलिड CNIC चाहिए होगा उसको, और उसके अलावा उसको निकाह नामा का रजिस्टर्ड निकाह नामा UC से जो मिल जाता है। अगर किसी औरत के पास अगर जो है वो रजिस्टर्ड निकाह नामा नहीं है तो वो UC से निकलवा सकते हैं। यूनियन काउंसिल, UC को यूनियन काउंसिल कहते हैं, तो वहाँ से निकाह नामा की कॉपी निकल सकती है। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर उसके बच्चे भी हैं और साथ मेंटेनेंस का जो है वो साथ दावा फाइल करना चाह रही है, तो फिर मेंटेनेंस के लिए जो है उसको बच्चों का B फॉर्म जो है ना वो लाजमी चाहिए होगा, कि उससे ये पता चलता है कि जी इस बाप के बच्चे हैं और इतने बच्चे हैं, तो सारा कुछ जो है ये नादरा से बनता है B फॉर्म, तो वो लाजमी चाहिए होगा। और उसके साथ जहेज़ की लिस्ट जो है, अगर उसने जहेज़ का सामान लेना है तो पूरी लिस्ट वो लगा देगी। तो उसके साथ जो है 2 मेल विटनेस जो है होने चाहिए। औरत के भाई भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है वुमेन का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक औरत को खुला के सूट फाइल करने के लिए उसको चाहिए होते हैं। CNIC निकाहनामा, बच्चों का मेंटेनेंस करनी है तो B फॉर्म का सर्टिफिकेट जो है, जहेज़ सामान लिस्ट, अगर उसने सामान भी साथ मंगवाना है, लेना है, और 2 मेल विटनेसेस कोई भी हो सकते हैं वो। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया और सारा विटनेस हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड कितना लग सकता है इसमें मैक्सिमम 3 से 4 माह लग सकते हैं, क्योंकि 15 दिन का पहला नोटिस होगा जब केस फाइल करेंगे। दूसरे को फिर अगर वो नहीं आता तो फिर दूसरा नोटिस होगा, वो भी 15 दिन का होगा। महीना तो यही लग जाएगा 2 नोटिस में। इसमें टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नॉर्मली 15 दिन नहीं लगते हैं। तो उसके अलावा फिर जो है ये तीसरा नोटिस जो है ना वो तकरीबन 7 या 10 दिन का होता है। तो इसमें एक न्यूज़पेपर ऐड जो है ना वो दिया जाता है। अगर न्यूज़पेपर ऐड के बाद भी जो है नोटिस के लास्ट नोटिस के बाद वो नहीं आता, हस्बैंड कोर्ट नहीं आता उस औरत का, क्योंकि उसको नोटिस भी पब्लिश कर चुके हैं, अखबार में भी ऐड दे चुके हैं। अखबार में ऐड देने का मकसद ये होता है जी आपके खिलाफ़ केस हो गया, आप आके जो है दावा फाइल करें। लेकिन अगर वो आ जाता है तो फिर उसके बाद ये होगा कि कुछ 1-2 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि फिर उन दोनों को बुलाया जाता है, कोर्ट फिर सुलह सफाई की कोशिश करती है, दोनों पार्टीज़ को टाइम दिया जाता है। तो फिर इसलिए जो है ना 3 से 4 माह के अंदर अंदर जो है ना ये केस इसका फ़ाइनल हो जाता है, और फिर उसके बाद औरत को खुला हो जाएगी, खुला का सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसके केस को हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं, इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ऊपर वही हमें लिखना है, जो कोर्ट का नाम आएगा। फैमिली जज में है तो ये फैमिली जज में आएगा, फैमिली कोर्ट में। तो उसके बाद फैमिली सूट नंबर आएगा, कौन से 2020 का, जब भी शादी हुई थी, जब भी सूट फाइल करना है हमने। शादी तो खैर जब भी हुई थी, लेकिन जिस दिन भी हमने सूट फाइल करेंगे तो वो उसका सूट नंबर यहाँ पे आएगा, और उसके बाद ईयर आ जाएगा। उसके बाद वाइफ का एड्रेस आ जाएगा, प्लेंटिफ होगी, और हस्बैंड जो है डिफेंडेंट होगा। ये उन दोनों का एड्रेस, सारा कुछ डिटेल, वाइफ डॉटर ऑफ रेजिडेंट और रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर फलाना फलाना लाहौर। इसी तरह हस्बैंड जो है ना, जो भी नाम है उसका, सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, आगे एड्रेस, और ये डिफेंडेंट आ गया। उसके बाद हमने करना ये है कि उसके बाद टाइटल देते हैं हम। टाइटल होगा सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। औरत खुला का डिमांड कर रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, बरबनाए खुला जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले इसमें ऊपर लिखते हैं रिस्पेक्टफुली शवित। तो ये आगे हम सारा केस में भी आपको बताता हूँ, ये सारा केस तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हमने फैक्ट्स बयान किए, फैक्ट्स बयान करते हैं।
जो फैक्ट सबसे पहले होता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, जो उसके बाद फैक्ट बयान होता है, कोई भी बकुआ होता है वो उसके बाद लिखते हैं, जो लास्ट में होगा उसके बाद वो लास्ट लिखेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स लिखेंगे, फैक्ट्स के बाद आता है जी कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन के बगैर जो है ना वो नई दावा जो है ना इंटेंटेन होता। तो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितने कौन कौन से फैक्ट्स हैं, और उसके बाद आगे कॉज ऑफ एक्शन आ गया। इसको हम कलर दे देते हैं चेंज करके, इसको ये कलर कर देता हूँ। ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी कॉज ऑफ एक्शन, ये कॉज ऑफ एक्शन का हम कलर कोई और कर देते हैं। ये कॉज ऑफ एक्शन आ गया। उसके बाद जुरिस्डिक्शन आ गई, जुरिस्डिक्शन को हम कलर और कोई दे देते हैं, ये जुरिस्डिक्शन हो गई। और ये लास्ट जो है ये कोर्ट फीस। ये तीन चार चीज़ें होती हैं जो कि हर दावे में हमने फ़ाइल करनी होती हैं। सबसे पहले हमने ना फैक्ट्स बयान करने होते हैं। अब फैक्ट्स में सबसे पहले ये लिखना है कि जो सबसे पहले वाक़या हुआ है उसको हमने पहले लिखना है। अब सबसे पहले इसमें खुला का है तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है शादी हुई होगी, तो अब उन्हें लिखना है दैट द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू बॉन्ड ऑफ मैरिज। 2016 में शादी हुई उनकी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स एंड शरिया। द डावर अमाउंट फिक्स्ड 75,000 जो है वो डावर फिक्स हुआ था, विच इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट डिफेंडेंट, जो कि डिफेंडेंट ने अभी तक देना है। दैट आफ्टर द मैरिज, सेकंड पॉइंट लिखना है जैसे अब शादी हो गई उससे अगला पॉइंट क्या हो सकता है, शादी होने के बाद ज़ाहिर बात है कुछ अर्सा रहे फिर लड़ाई हुई होगी। दैट आफ्टर द मैरिज द एटीट्यूड ऑफ द डिफेंडेंट बिकेम वेरी हार्श एंड क्रूअल टूवर्ड्स द प्लेंटिफ। तो शादी के कुछ अर्से बाद जो एटीट्यूड था डिफेंडेंट का वो बहुत हार्श और ज़ालिमाना हो गया प्लेंटिफ की तरफ। द डिफेंडेंट आल्सो कंसील्ड द फैक्ट दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो उसने ये छुपाया, हकीकत को छुपाया कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ही आल्सो हैड 2 daughters एंड 1 son फ्रॉम हिज प्रीवियस मैरिज। और उसके 2 बेटियां और 1 बेटा है पहली शादी से। पहली पॉइंट क्या हो गया जी, शादी हुई, हक महर दिया, सारा कुछ हुआ, कौन सी डेट को हुई, उसके बाद थोड़ी लड़ाई हो गई उनकी। फिर उसके बाद कहता है जी विद द पैसेज ऑफ टाइम एटीट्यूड द बिहेवियर, कुछ थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो उसमें क्या हुआ, डिफेंडेंट बिकेम क्रूअल एंड हार्श, और बहुत ज़्यादा हार्श हो गया। तो उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर भी करना शुरू हो गया उसको, प्लेंटिफ को। इसमें अब ये आपने याद रखना है कि इसमें जो नाम हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वाइफ का और हस्बैंड का, ये हमने दोबारा नीचे हमने कहीं नहीं यूज़ करना। इधर हमने सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखना है। जब प्लेंटिफ लिखेंगे तो समझ आ जाएगा ये, जब डिफेंडेंट लिखेंगे तो समझ आ जाएगा ये है, ठीक है। नीचे हमने नाम दावे में कहीं भी नहीं लिखना, सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखना है हमने, ठीक है। उसके बाद आता है जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हो गया मेंटल टॉर्चर किया उसने। तो द प्लेंटिफ ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू सेव हर मैरिज बॉन्ड, और उसने जो है मैरिज बॉन्ड को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई की, जो है प्लेंटिफ ने बहुत ज़्यादा ट्राई की मैरिज को सेव करने के लिए। लेकिन जो है डिफेंडेंट का जो है ना अनकोऑपरेटिव बिहेवियर था, उसने कोई तावन नहीं किया। तो लिहाजा जो है उसके बाद क्या कहते हैं, दैट इन मेंशन हेयर दैट द डिफेंडेंट हैज़ बैडली फेल्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। और जो डिफेंडेंट है उसने कभी मेंटेनेंस भी नहीं दी, उसको कोई ख़र्चा नहीं दिया प्लेंटिफ को। लास्ट 4 सालों से प्लेंटिफ का कोई ख़र्चा नहीं दिया प्लेंटिफ। उसके बाद डिफेंडेंट हैड नेवर अ जॉब एंड बिजनेस थ्रू आउट हिज लाइफ। और द डिफेंडेंट की ना कोई जॉब है ना कोई बिज़नेस है, पूरी ज़िंदगी में उसने ना कोई काम ही नहीं किया उसने। उसके बाद आगे देखते हैं प्लेंटिफ सोल्ड द ज्वेलरी, और डिफेंडेंट ने जो है ना सोल्ड द ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी सेल कर दिया। उस सेल करता रहा टाइम टू टाइम, यूज़ टू फोर्स द प्लेंटिफ टू ब्रिंग मनी फ्रॉम, और साथ कहता रहा है कि अपनी फैमिली से पैसे लाते रहो। मेरी सारी, ये प्लेंटिफ कह रही है, औरत कह रही है कि उसने मेरी सारी ज्वेलरी भी बेच दी है, और अपने ख़ानदान वालों, मुझे कहता है कि अपने ख़ानदान वालों से मुझे और पैसे ला के दो फैमिली से। द डिफेंडेंट टुक हर ऑल सेविंग्स एंड हर शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। तो डिफेंडेंट ने जो है ना सारा कुछ शेयर जो है ना वो अपनी बीवी का, जो कि बीवी की प्रॉपर्टी में हिस्सा था उसके बाप का, वो सारा के सारा शेयर जो है वो डिफेंडेंट ले चुका है उसका, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स हो गए। पहले शादी हुई, फिर थोड़ा हार्श हुआ, फिर उसने मारना शुरू कर दिया, फिर पैसे मांगे उसने,
और पैसे मांगने के बाद उसने जो है जेवर भी ले लिया और कहता है और पैसे लेके आओ। ये हम ग्राउंड्स बना रहे हैं खुला के लिए। उसके बाद आगे आता है, इसमें तो जितने मर्ज़ी आप पॉइंट्स बनाते जाएँ वो बनते जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने टू द पॉइंट हम मेन पॉइंट लिखते हैं। तो उसके बाद लिखना है जी द प्लेंटिफ लेफ्ट विद नो चॉइस एंड स्टार्टेड वर्किंग हर सेल्फ। और फिर प्लेंटिफ ने जो है यानी कि औरत ने अपना काम खुद स्टार्ट करना शुरू किया, कोई जॉब कर ली। फॉर द लास्ट 4 years प्लेंटिफ अर्निंग इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली मैरिड लाइफ। और 4 साल से प्लेंटिफ जो वाइफ है वो खुद ही काम कर रही है और खुद ही जो है अर्निंग कर रही है ताकि वो हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सके। द डिफेंडेंट नेवर प्रोवाइड ए सिंगल पैनी। और डिफेंडेंट ने जो शौहर है उसने कोई 1 रुपया भी नहीं अभी तक दिया कोई बीवी को मेंटेनेंस का। रादर प्लेंटिफ यूज टू पे रेंट ऑफ हाउस। और प्लेंटिफ जो है ना वो घर का जो किराया भी दे रही है, ग्रोसरीज, लॉजिंग, एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफेंडेंट, और सारा कुछ जो है वो और उठा रही है। और वो खामन जो है वो कोई काम नहीं कर रहा और वो घर बैठा हुआ है। ठीक है, एक ये ग्राउंड बना दिया हमने। उसके बाद एक ग्राउंड बनता है उसके बाद 6th ग्राउंड बनता है दैट ऑन द 20th of December द डिफेंडेंट हैज़ बीटन द प्लेंटिफ इनह्यूमनली एंड। और उसने 20 दिसंबर को वाक़या पेश आता है कि डिफेंडेंट जो शौहर है उसने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह मारा और आधी रात को घर से निकाल दिया उसने। ठीक है, उसके बाद कहता है जी द प्लेंटिफ कॉल्ड द ब्रदर ऑफ द डिफेंडेंट हु इमीडिएटली केम एंड रेस्क्यूड द प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ ने जो है ना ब्रदर ऑफ डिफेंडेंट को बुलाया इमीडिएटली और उसको रेस्क्यू किया प्लेंटिफ को। द ब्रदर ऑफ द डिफेंडेंट स्टेड टिल देयर मॉर्निंग इन ऑर्डर टू सेव द प्लेंटिफ। और उसका भाई सुबह तक रहा डिफेंडेंट का ताकि इसको बचाया जा सके। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेंटिफ ब्रदर एंड सिस्टर केम टू हर हाउस इन देयर होम। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर बीवी के जो है ब्रदर और सिस्टर वो घर में आ गए ताकि हम कुछ सुलह सफाई वगैरह इसको कर लें, या फिर नहीं होती तो इसको फिर हम अपने घर ले जाएं। फिर उसके बाद आता है एक पॉइंट बनाया जा सकता है कि द डिफेंडेंट हैज़ बैडली फेल्ड टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। और डिफेंडेंट जो कि शौहर है उसने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो ऑब्लिगेशंस जो है ना वो पूरी नहीं की विद द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट डिड नॉट प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द प्लेंटिफ। और उसने प्लेंटिफ ने कोई मेंटेनेंस भी प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो ये सारा जो है ना एक ये किया जाता है। तो प्लेंटिफ नेवर हैज़ नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग हेटेड। और जो बीवी है उसके दिल में बहुत नफरत पैदा हो चुकी है इन हर हार्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड शी कैन नॉट लिव विद हिम। और वो अब अपने शौहर के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती एज ए वाइफ विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय अलमाइटी अल्लाह, जो कि हदूद अल्लाह ताला ने बयान की हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हमने बनाना है कि सबसे पहले हमने बताना है जी शौहर क्या क्या करता रहा है। उसके बाद फिर हमने ये देखना जी बीवी अब इससे बहुत ही नफरत करती है और बीवी अब इसके साथ रहना ही नहीं चाहती। अब हमने ये सारे पॉइंट्स बनाएंगे तो कोर्ट को पता चलेगा ना कि बीवी वाकई नहीं रहना चाहती और फिर खुला की डिग्री दी जाएगी उसको। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बनाते हैं फैक्ट है जो है, ये सारे हम फैक्ट्स बता रहे हैं अभी। द प्लेंटिफ सीक्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस। अब प्लेंटिफ जो है ना वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहता है, खुला की डिग्री चाहती है। और ग्राउंड क्या है? नॉन प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस नहीं और शौहर दे रहा है उसको, और ज़ालिम है, बहुत मारता है, मेंटल टॉर्चर करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ खुला फॉर विच शी इज़ रेडी फॉर गो हर डोवर। और वो जो है अपना हक महर जो है वो छोड़ने को तैयार है, रेडी टू फॉर गो हर डोवर और बेसिस ऑफ खुला। अगर वो खुला मिलती है तो उसको वो सारा कुछ छोड़ने को भी तैयार है। कहती है बस मुझे जो है ना इस मेंटल टॉर्चर से निजात मिल जाए, मैं सारा कुछ छोड़ दूँगी। मतलब ये है कि वो मेंटेनेंस भी नहीं देता, क्रूअल्टी भी करता है, ज़ालिम भी है, मेंटल टॉर्चर करता है। फिर वो कहती है कि बेसिस ऑफ खुला पे है, क्योंकि हक महर में अब थोड़ा सा देना पड़ता है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं देना पड़ता था, अब कुछ 50-20% देना पड़ता है इसको। अब कुछ ना कुछ हक महर देना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये सारे फैक्ट्स थे। अब उसके बाद आगे आता है जी कि कॉज ऑफ एक्शन, ये वाक़या पेश कब आया। हमने कॉज ऑफ एक्शन लाजमी लिखना होता है इसमें। अब लिखना है जी दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज़ टू द प्लेंटिफ फर्स्टली व्हेन द डिफेंडेंट टर्न आउट। ये वाक़या पेश कब आया, इसको जो है ना जब उसने घर से निकाल दिया फ्रॉम हिज हाउस। एंड सेकंड देन अ वीक अगो व्हेन ही रिफ्यूज़ टू मेंटेन हर। और एक हफ़्ता पहले जो है उसने उसको मेंटेनेंस देने से भी इनकार कर दिया।
तो और उसने रब्ता भी ख़त्म, रिफ्यूज़ टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हर, उसने रब्ता भी ख़त्म कर दिया सारा। ठीक है, उसके बाद है बिकॉज ऑफ एक्शन अकर्ड टू प्लेंटिफ इन लाहौर, तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है प्लेंटिफ लाहौर में रहती है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन भी लाहौर है, तो लिहाजा कोर्ट जो है ना ये एंटरटेन कर सकती है सूट। तो कोर्ट जो है वो अब सूट वही एंटरटेन करेगी ना जो उसकी जुरिस्डिक्शन बन रही होगी। अगर जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही किसी केस की, तो फिर कोर्ट उसको एंटरटेन भी नहीं कर सकती। और लास्ट में जो है ना पॉइंट आता है जी हमने कि कोर्ट फ़ी इसकी दे दी, तो उसके बाद प्रेयर क्लॉज हम देते हैं जी हमने कि अब हम चाहते क्या हैं। अब कहता है जी इट इज़ मोर रिस्पेक्टिव प्रेड दैट डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला में काइंडली पास ओवर द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट। काइंडली जो है वो खुला की डिग्री जारी कर दी जाए प्लेंटिफ के हक़ में डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि वो अब नहीं रहना चाहती, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाह रही है। तो अगर कोर्ट कुछ चाहती है और कोई अगर डीम फिट करती है, कोई अगर और कोई रिलीफ है, तो कोर्ट वो भी अवॉर्ड कर सकती है। फिर प्लेंटिफ थ्रू काउंसिल जी अगर करेंगे वेरिफिकेशन आगे कि मैं सारा कुछ ओथ बाय ओथ जो है ना ये मैं ठीक कह रहा हूँ, ये औरत कह रही है कि मैं ठीक कह रही हूँ, सारा कुछ ओथ देती है, तो फिर नीचे साइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट है जी, सर्टिफिकेट दैट इट इज़ दिस केस द फर्स्ट केस फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ ऑन दिस सब्जेक्ट एंड नो अदर केस पेंडिंग बिफोर एनी अदर कोर्ट हाई कोर्ट। मतलब ये है कि ये पहला केस जो कर रही, इससे पहले कोई भी जो है इस किस्म का उसने केस है वो कहीं और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम एक केस जब तैयार करते हैं कोर्ट में लेके जाते हैं, तो ये हमें सारे पॉइंट्स बनाने होते हैं। मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ। पहले सबसे पहले हमें फैक्ट्स देने हैं, जो सबसे पहले फैक्ट हुआ है वो सबसे पहले आएगा, जो उसके बाद हुआ है उसके बाद आएगा, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन आएगी, जुरिस्डिक्शन आएगी और कोर्ट फी आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रेस क्लॉज के हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जो है ना एप्लीकेशन लेके गए थे और हम क्या दादरसी चाहते हैं, ठीक है, क्या रिलीफ चाहते हैं हम कोर्ट से। तो इसमें ये देख लें आप, सबसे पहले शादी हुई, फिर लड़ाई हुई, फिर थोड़ी सी और लड़ाई, उसने मारना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद जो है ख़र्चा भी नहीं दे रहा और मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो जो है सारा कुछ खुद कर रही है औरत। फिर उसके बाद किया जी अपनी नौकरी भी खुद करना शुरू कर दी ताकि घर को बचा सके, घर की चीज़ें ग्रोसरी सारा कुछ खुद लाती है। फिर उसके बाद 20 दिसंबर को ये वाक़या हुआ है कि उसने मार के उसको घर से ही निकाल दिया। फिर उसके बाद कहती है जी कि डिफेंडेंट फेल टू परफॉर्म ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस, मेंटेनेंस कभी नहीं दी उसने। अब कहती है कि शौहर को बहुत नफ़रत हो गई है और बीवी को बहुत नफ़रत हो गई है शौहर से, तो अब उसके साथ नहीं रह सकती है। फिर कुछ कहती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए उसको, वो डॉवर भी छोड़ने को तैयार है। और उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ, तो प्लेंटिफ जो है जुरिस्डिक्शन है कोर्ट, दोनों लाहौर में रहते हैं, दोनों की जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, और लास्ट में कोर्ट फ़ी फिक्स कर दी गई है। तो ये सारा जो है ये एक खुला का केस तैयार किया हमने, और इसमें नॉर्मली फ़ीस जो है वो 15 से लेके 20,000 25,000 तक जो है ना वकील फ़ीस ले लेता है, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगने होते हैं और फ़ीस होती है, केस चलना होता है, 3-4 महीने चलना होता है केस, तो इसलिए तकरीबन 15-20-25 इतने 20-25 के करीब जो है ना इसकी काउंसिल फ़ीस होती है। आज का लेक्चर तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी कोई भी कन्फ्यूजन है किसी को किसी किस्म की भी, तो वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।